हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी की यहाँ पे आपके एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी प्लस पी/क्यू से यहाँ से जो एक प्रैक्टिस सेट की जो क्लास चल रही है उसकी आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। यदि आप इसके पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी जो है लक्ष्य में कामयाबी प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि जूठन किसकी आत्मकथा है। जूठन की बात करें, जूठन जो कि हिंदी भाषा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपको बता दें कि जो जूठन है वो पुस्तक जो कि एक आत्मकथा है, वो दलित जात से जन्मे लेखक जो कठिनाइयों और संघर्षों का यहाँ पे वर्णन यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, वो आपको जूठन आत्मकथा में देखने को मिलता है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। जैसा कि इस प्रश्न से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो सरल प्रश्न होते हैं उनको जो है यहाँ पे गलत होने की संभावना हो जाती है, इसलिए हमको यहाँ पे जो है कुछ सरल प्रश्न भी लेकर चलना चाहिए। तो संविधान के आर्टिकल जो है 51A में जो है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। तो यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो है 11। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके बिहार एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी से बनाए गए क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से लगभग आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये हमारा अगला प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा गया कि मध्याह्न भोजन का इस समय वर्तमान में क्या नाम है। तो मध्याह्न भोजन का वर्तमान नाम है पीएम पोषण योजना। तो मध्याह्न भोजन का नाम चेंज करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। जो कि मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी, तो मध्याह्न भोजन की बात करें, मध्याह्न भोजन योजना जो है ये आपको 1995 में शुरू की गई थी। जो कि ये आपके देश के जो है अपने देश के 2408 जो है ब्लॉक में जो है शुरू की गई, जो कि ये 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों? अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे है कि नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। नागरिक अधिकार अधिनियम की बात करें जो कि यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो है अमेरिका से संबंधित है, ये कब पारित किया गया था। तो नागरिक अधिकार अधिनियम जो है यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 1955 में पारित किया गया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1955। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य सेवाओं को, यहाँ पे आपको बताना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को जो है यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं को जो है प्यारे साथियों ये आपके 2 भागों में बांटा जा सकता है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं वो एक सार्वजनिक सेवाएं होती हैं और एक निजी स्वास्थ्य सेवा होती है। सार्वजनिक की बात करें जो कि ये आपके राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जाती है, और निजी जो है एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था के द्वारा ये स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कि विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं। विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको इस प्रश्न का आंसर यहाँ आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग 18 प्लस होंगे तो आप लोग वोटिंग करने जाते होंगे। तो यहाँ पे विधानसभा के सदस्य को कहते हैं विधायक। विधायक जो कि राज्य की विधानसभाओं से चुनकर विधानमंडल में बैठते हैं, जिन्हें हम विधायक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहा जाता है। बहुमत दल के नेता की बात करें तो बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री कहा जाता है। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि बहुमत दल का जो नेता होता है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री कहलाता है। जो कि बहुमत दल का नेता होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल किसको नियुक्ति करता है, तो बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे मित्रों, यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो निर्वाचन क्षेत्र है ये 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है। आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो वित्त आयोग द्वारा जो सहायता अनुदान प्राप्त की जाती है वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो ये साथियों ग्राम पंचायत के द्वारा प्राप्त की जाती है। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना है कि पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था। यहाँ पे प्रश्न एक बार फिर रिपीट किया जाता है कि रमाबाई ने मुक्ति मिशन किस वर्ष स्थापित किया था। मुक्ति मिशन की बात करें तो मुक्ति मिशन की स्थापना 1898 में पंडिता रमाबाई के द्वारा यहाँ पे मिशन मुक्ति का जो है स्थापना की गई, जो कि युवा विधवाओं को शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों के द्वारा छोड़ दिया गया था। इसलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 1898 में पंडिता रमाबाई के द्वारा मुक्ति मिशन की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि राज सुंदरी देवी ने असामान्यता के अपने अनुभव पर क्या लिखा है। तो राज सुंदरी देवी के द्वारा जो अपने अनुभवों को लिखा गया है वो है यहाँ पे आत्मकथा। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रास सुंदरी की बात करें तो रास सुंदरी ने अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि रास सुंदरी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे उसका नाम है अमर जीवन। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि रास सुंदरी के द्वारा लिखित जो आत्मकथा है वो क्या है, तो अमर जीवन है, जो कि यहाँ पे ये 1876 में इनके द्वारा प्रकाशित हुई थी, जो कि भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। भारतीय महिला द्वारा लिखी गई प्रथम आत्मकथा है अमर जीवन, जो कि 1876 में प्रकाशित हुई, जो कि आत्मकथा है और ये रास सुंदरी देवी जी की है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कि भारत में कितने वर्ष में जनगणना होती है। भारत में कितने वर्ष पे जनगणना होती है, तो भारत में जो है 10 वर्ष के अंतराल पर एक जनगणना होती है, जो कि यहाँ पे जनगणना जो लास्ट हुई थी 2011 में हुई थी। आपको बता दें
कि यहाँ पे अभी जो है एक बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया, बीपीएससी प्रीलिम्स में, कि 2023 की जनगणना के अनुसार कोई प्रश्न पूछा गया था जो कि बिल्कुल गलत था। अभी 2023 की जनगणना हुई नहीं है। आपको बता दें कि जनगणना की शुरुआत जो है ये 1872 में मेयो के द्वारा शुरू गई, जो कि अगर हम व्यवस्थित जनगणना की बात करें तो 1881 में व्यवस्थित जनगणना की गई थी। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों? हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य करती हैं? ये आंकड़ा आपको जानना जरूरी है कि अपने भारत में महिलाएं कितने जो है प्रतिशत जो हैं जो कृषि पर निर्भर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80% महिलाएं कृषि कार्यरत में जो है लगी हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों? हमारा अगला प्रश्न है कि यौन प्रताड़ना सुरक्षा कानून कब चलाया गया था? यौन प्रताड़ना सुरक्षा जो कानून था ये आपका 2013 में चलाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से दोनों क्षेत्रों में कामगारों की सुरक्षा के लिए ये यौन प्रताड़ना या रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम लागू किया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अपना अंतिम प्रश्न देखेंगे। हमारा अंतिम प्रश्न है कि घरेलू हिंसा विरोधी कानून कब लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा कानून जो बना, ये बना आपका 2005 में। जैसे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि घरेलू हिंसा विरोधी कानून कब बना, तो 2005 में बना। और ये लागू कब होता है, तो ये 2006 में लागू किया जाता है। इसलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया, जो कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा यहाँ पे पारित किया गया था। तो साथियों, ये रहे आपके टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में, जो कि आपका एग्ज़ाम लगभग यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मार्च महीने में बीपीएससी टीआरई 4 का जो है देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी से कुछ हल्के और कुछ सरल क्वेश्चन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और उसका लेवल हम बढ़ाते हुए चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये टॉप क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चन थे आप लोग को पसंद आई होंगी, जो कि आपके बिहार बोर्ड, एससी, ईआरटी प्लस एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से बनाए गए प्रश्न हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पसंद आए हो साथियों, तो लाइक कर दीजिएगा। और जो भी आपके साथी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे हों उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए एक अच्छा और एक नया प्रश्न और पीवाईक्यू यहाँ पे कराते चलते रहिए हम लोग। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।